Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As we can see over here, आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में है. हम बात करने वाले हैं अप्रैल स्निपेट्स पार्ट 1 के बाद अप्रैल स्निपेट्स पार्ट 2 की. ठीक है, अब हम जब दूसरा पार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें ये मालूम है कि बहुत सारे स्निपेट्स या बहुत सारी हैपनिंग्स या बहुत सारी न्यूज़ होंगी जो कि एक पार्ट में नहीं हो सकती थी, तो हमने उनको 2 में कर लिया है. सॉरी अगेन. तो अब इसमें चक्कर ये है कि अपन को जब हम IGK की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको करंट अफेयर्स अपडेटेड रखना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है, मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है या हमें एक क्या देखना है, न्यूज़ देखनी है दिन की. वो आई एम श्योर आपने किया या नहीं किया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. लेकिन अगर नहीं भी किया है तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज कि हम पूरे महीने के कवर करते जाते हैं ताकि लास्ट में जब हमारा एग्जाम हो तब हमें एकदम से भार ना पड़े सर पे, है ना. आपको मालूम है ना, मैग्नेट ब्रेन्स में एक और बात है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, कोई पैकेज परचेज नहीं करना होता, कोई फीस नहीं लेनी होती. बस ये करना होता है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होती है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता. ठीक है, तो अपन जल्दी से फटाफट आ जाते हैं अप्रैल के स्निपेट्स पार्ट 2 को. बहुत जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है. न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट समझ लेना ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा तो उसमें अगर क्लिक करोगे ना, मतलब अगर टिकटॉक करने की ज़रूरत ना पड़े अपन को. मतलब बात सिर्फ इतनी है कि अपन को न्यूज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए. अपन को पता होना चाहिए कि अगर वो आए तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देनी चाहिए. और अगर आप इसके नोट्स बना सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था एक पतली सी कॉपी रख लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते हुए चलो, तो नथिंग लाइक इट. ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट. अब नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात हो रही है, एनसीसी की. अब एनसीसी की जब बात होती है तो ये सबको मालूम है कि यूथ विंग कहते हैं आप इसको, एक तरह से डिफेंस फोर्सेस का हमारे, है ना. और इस पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत लोगों ने एनसीसी कैंप्स वगैरह अटेंड किए होंगे, बहुत लोगों ने एनसीसी ज्वाइन की होगी. आप लोग स्कूल में एनसीसी पढ़ते हैं, कॉलेज में एनसीसी होता है, बड़ी वेटेज होती है मालूम है कॉलेज एडमिशन में भी एनसीसी की. तो अगर एनसीसी है ना तो बहुत बढ़िया है, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड दोनों ही. तो हमारे स्कूल में तो स्काउट एंड गाइड नहीं था, एनसीसी थी तो हमने ली हुई थी. लेकिन आप लोग भी अगर ले सकते हैं तो इट्स प्रीटी गुड. और आज मैं एनसीसी से रिलेटेड एक वर्ल्ड वाइड नहीं, नेशन वाइड फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके बारे में बात करने वाली हूँ. एनसीसी के बारे में तो हम जानते हैं काफ़ी कुछ. आज मैं आपको ये बताती हूँ कि एक जो हमारा चल रहा है फ्लैगशिप कैंपेन जो कि पुनीत सागर अभियान है, ये बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रहा. इसमें बात हुई थी, उसका दूसरा चरण आया है ये, और इसमें बात हुई थी क्लीन सी शोर्स की और बीचेस की आप कह सकते हैं, या फिर अदर वाटर बॉडीज़ जिसमें कोई भी पल्यूटेंट है उसको क्लीन करने की बात हुई थी. जो प्लास्टिक वेस्ट हैं या बाकी जो वेस्ट हैं उन सबको जो निकाल के उन सी शोर्स को और सारी जगहों को क्लीन करने की बात हुई थी. और इस पर इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि वायरल भी हुई थी हमारे प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ जिसमें से वो एक बीच क्लीन करते हुए दिखे थे. ठीक है, तो लेक्स को आप प्लास्टिक या जो बाकी जो कि आप कह सकते हैं ना अनऑर्गेनिक या ऐसे कोई वेस्ट मटेरियल हैं जो कि आपको मालूम है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, उनको क्लीन करने की बात हुई थी. अब एनसीसी के बारे में मैं बता दूं, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें तकरीबन पिछले वाला जो था वो बहुत कामयाब हुआ था, तो उसको सोच के सेकेंड बार इसका चरण जो है चालू हुआ है. और 1.5 लाख एनसीसी कैडेट्स जो हैं अक्रॉस, आप मान लीजिए 17 जो यूनिट्स हैं उसकी, या 17 स्टेट्स में से 1.5 लाख एनसीसी कैडेट्स का चयन हुआ है इस काम को करने के लिए अपने स्थानीय तौर पर. ठीक है, अलग अलग जिस स्टेट के वो हैं वहीं पर उनको लोकली वो चीज़ करनी है. और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको आप नेशन बिल्डिंग के काम में आप यूथ का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन से इट, राइट. अब इसमें अपन बात कर लेते हैं एनसीसी क्या है. आपको मालूम है ट्राई सर्विस है, जैसे मैंने कहा कि हमारी डिफेंस की ट्राई सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की. और उसी वजह से जब इसको शुरुआत जो है इसकी 1942 में की गई थी, कुंजरू कमेटी ने इसकी शुरुआत की थी. और कुंजरू एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी. ठीक है, उनके नाम पर उस कमेटी का नाम था. एक और बात मैं बता दूं आपको, इसका जो मोटो है वो बहुत अच्छा है, एकता और अनुशासन इसका मोटो है. मींस क्या, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो ऑफ द एनसीसी. और एक और बात आपको बताऊं मैं कि 3 जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, ये तीनों कलर्स जो हैं वो एनसीसी के जो झंडे पे आपको कलर्स दिखते हैं उसका मतलब होता है उसके जो लोगो पे वो तीनों डिफेंस फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस हमारी उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और आपको मालूम है ये जो 17
ये देख रहे हैं ना, ये 17 है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो लोटसेस हैं, ये 17 लोटसेस हैं और ये 17 डायरेक्टरीज जो हैं एनसीसी की उसको रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है। बेसिकली वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है, स्कूल कॉलेज लेवल में होता है, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आर्म फोर्सेस ड्रिल होती है, ट्रेनिंग होती है और कम्युनिटी सर्विसेज में भी ये एंगेज होते हैं। एनसीसी और एनएसएस दोनों ही, नेशनल सोशल सर्विस भी जो है वो इसी तरह का काम करती है, ठीक है। तो दोनों जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये डिफेंस से रिलेटेड है, वो एनएसएस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बात जो है वो दोनों ही चीज़ों की हो रही है कि कम्युनिटी सर्विस में भी काम करता है और उसमें आर्मी की ड्रिल और फोर्सेस का डिसिप्लिन जो है वो आपको सिखाया जाता है। पूरी आपको मालूम है ना, मार्च पास जो है एनसीसी की दिन भर चलती थी। हम लोग कॉलेज में थे ना, तो दिन भर मार्च पास होती थी एनसीसी की, स्पेशली जब रिपब्लिक डे आने वाला हो या इंडिपेंडेंस डे हो तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होती थी। और आरडीसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, रिपब्लिक डे जो कैंप होता है ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब उसकी हर जगह इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल टाइम रिलीज स्टडी की, एनटीआरएस की, जो कि 2022 में बात आई है और रिसेंटली रिलीज की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इसको। और एनटीआरएस 2022 रिप्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस थ्रू 4 कैटेगरीज ऑफ पोर्ट, सी पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो एंड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है। अब इसमें आप बात कर रहे हैं NTRS 2022 has reported improvement in the average cargo release time for all the 4 ports category in 2022. अब इसमें डिस्कशन हो रहा है I'm very sorry, I'm again very sorry for the very bad throat, but I really can't help it, you know, it's a kind of a lung infection and it will take a little time to go. खैर, अब मैं बता दूं आपको कि NTRS जो है रिप्रेजेंट करता है कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस को, जो कि चारों लेवल पे काम करता है, जिसमें आपकी सी पोर्ट्स की बात हो रही है, डॉक्स वगैरह के जो कार्गो होता है उनकी रिलीज की बात हो रही है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, इनलैंड कंटेनर डिपोज की बात हो रही है। और ये बताया गया है कि इसके हिसाब से आपको देखा गया है कि रिलीज टाइम अगर आप देखते हैं चारों ही लेवल पे कार्गो का, तो NTRS 22 ने रिपोर्ट किया है कि इंप्रूवमेंट देखा गया है उसमें एवरेज रिलीज टाइम में 2022 में, ठीक है। अब इसमें एक और बात हम कर लेते हैं, टाइम रिलीज स्टडी जो है इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल फॉर एक्सेसिंग कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बेसिकली एक तरह का मानक है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि देखा जाता है कि किस तरह से आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं और ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे देखा जाता है, जो कि WTO ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उस मानक पे इसको देखा जाता है कि भाई आपकी जो रिपोर्ट है या टाइम रिलीज जो स्टडी है, परफॉर्मेंस है, वो कैसे मेजर हो रहा है कि एक्सेस करना कि कार्गो कितनी जल्दी रवाना हो रहे हैं या कार्गो कितनी जल्दी क्लियरेंस प्रोसेस उनका कितना फास्ट या कितना क्विक या कितना प्रॉम्प्ट है, ये चीज़ देखनी है आपको इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। थर्ड जो है हम बात कर लेते हैं न्यूज़ हमारी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसको ITCS बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च सेवरल एप्लीकेशन अंडर द इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मीटी आपको मालूम है, उसने बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है वो मीटी में होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है मीटी ने वो लॉन्च किया है, जिसके हिसाब से अ पार्ट ऑफ INTRANS-SC2 प्रोग्राम टू इम्प्रूव इंडियाज ट्रैफिक सिनेरियो, ताकि हमारा जो इंडिया का जो ट्रैफिक सिनेरियो है, जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है और बहुत बढ़ती हुई मुसीबत है कि इतना ज़्यादा लोड है बड़े शहरों में, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में या अर्बन जो बहुत ही अर्बनाइज्ड सेटअप्स हैं या टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ में, वहाँ पे ट्रैफिक इतना बड़ी पॉपुलेशन का हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ज़्यादातर जो कि पलायन की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है मेट्रोज़ में, तो उसका जो ट्रैफिक का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया है और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत इस पर वर्क करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं से भी आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक को रेगुलेट और ऑटोमोबाइज किया और ऑटोमेट किया जाए, सॉरी, ठीक है। ITS जो है वो कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि यूज़ करता है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन को एंड डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग मोबिलिटी। किस लिए करता है इसको? इसके 2-4-5 पहलू हैं जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो है कि मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड पीपल जो है वो स्मूथ रहे, ठीक है, ट्रैफिक जाम्स ना हो, अटके ना लोग, नॉर्मली जिसको आप कहते हैं ना स्मूथ चलता हुआ ट्रैफिक रहे, बेसिकली रुका हुआ ना रहे, स्टेगनेंट ना रहे, मूविंग ट्रैफिक रहे और मूविंग सर्विसेज रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हो रही है इंक्रीजिंग सेफ्टी, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड मैनेजिंग इंसिडेंट्स इफेक्टिवली। इसमें आप बात कर रहे हैं कि जो भी है, एक तो सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो आपके जगह पे रहें, ठीक है, सेफ्टी नॉर्म्स आपके सारे
एट प्लेस होने चाहिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सीडेंट्स और जो भी इंसिडेंट्स होते हैं रोड रैश के या जो भी चीज़ें होती हैं जिसको आप कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है इन केस ऑफ रोड रैश प्लीज़ कॉन्टैक्ट सो एंड सो, है ना, आपको कई बार बिल बोर्ड्स पर दिखा होगा, कहीं आपको गाड़ियों के पीछे दिखा होगा। तो उस तरह से इसको थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं ऑटोमाइज़ करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात हो रही है कि आपको रिड्यूस करना है ट्रैफिक कंजेशन, जो एक जगह पे ट्रैफिक रुक जाता है वो आपको देखना है कि उसकी वजह क्या है, उसका एनालिसिस तो करना और उसको स्टडी करना कि भाई अगर ट्रैफिक एक जगह पे रुक रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है जैसे रेड लाइट्स वगैरह में, तो उसको आप किस तरह से स्विफ्ट कर सकते हो या क्या आप मेजर्स ले सकते हो वो देखना है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं मीटिंग ट्रांसपोर्ट पॉलिसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके ट्रांसपोर्टेशन की जो पॉलिसीज़ हैं देश में वो किस तरह की हैं, उनके साथ समन्वय बिठाना या उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये उसका काम है। दूसरी बात आप कर सकते हैं मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाईवे एंड ह्यूमन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एक्सीडेंट्स, आपको मिनिमाइज करना है जो कि रोड रेज होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या एनवायरमेंटल डैमेज होता है या हाईवे वगैरह जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है या हाईवेज पे जो आप कह सकते हैं जो डैमेज होता है रेल उसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, एक्सीडेंटल कैजुअलिटीज़ होती हैं, उसको मिनिमाइज़ करना भी इसका एक मोटिव है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम सक्षम 2022 की। ये लॉन्च किया गया था रिसेंटली विच इज़ एन एनुअल 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन ऑफ द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA का। इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्प्रेड करना है मैसेज ऑफ फ्यूल कंजर्वेशन एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट अक्रॉस इंडिया। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं, आपने करंट अफेयर्स के पुराने वीडियोज़ देखे हैं, आपने अगर वीक एंड ब्रीफ देखा है, आपने स्निपेट्स भी देखे हैं, तो आपको ये चीज़ क्लैरिटी आपको उसकी मिल गई होगी कि बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान इस बार जो है सरकार का है, बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट कर रही है काय पे, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़ या बहुत सारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी के आसपास आपको घूमती हुई मिलेंगी। अब उसी में चलते हुए सक्षम 2022 लॉन्च किया गया है जो कि 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन पे बात कर रहा है। अगेन फ्यूल कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन भी एक बहुत अपकमिंग टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं बार बार रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो हैं उस पर फोकस करने की और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ को सप्लीमेंट करने की। ठीक है, ये बात हो रही है और ये कैंपेन जो है ये स्पेशली काय के लिए केटर किया गया है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के लिए। और ये टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको ध्यान में रखना थोड़ा सा कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है ये क्या है। कई बार ना आपसे सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती हैं और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई अगर आपने जैसे बोला कि PCRA है तो PCRA बेसिकली क्या है। ठीक है, PCRA बात हो रही है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च है, या उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि PCRA पब्लिक कोई कैपिटल रिजर्व है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इस तरह के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको टिक करना होता है, तो कई बार ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसका ध्यान रखा करो। ठीक है, PCRA रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि अंडर की गई थी किसके, एजेस ऑफ मिनिस्ट्री एंड पेट्रोलियम के, और इसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के, और एक गवर्नमेंट को हेल्प करती है पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज निर्मित करने में पेट्रोलियम कंजर्वेशन से रिलेटेड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ को किस तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी से आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर आप किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं उसकी बात करती है। उसके अलावा रिड्यूसिंग की बात हो रही है कि किस तरह से आप एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को रिड्यूस कर सकते हैं और एक्सेसिव डिपेंडेंस कर सकते हैं जो कंट्री की ऑयल रिक्वायरमेंट पे है, क्योंकि ऑयल रिक्वायरमेंट आपको मालूम है कि ऑयल इंपोर्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। वन ऑफ द 3 मेजर थिंग्स दैट वी इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ ऑयल, राइट। ऑयल जो है आपका सबसे ज़्यादा हम उसको लेते हैं, जो आयात है होता है हमारा बहुत बड़ा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इसमें जाता है। तो किस तरह से हम उसकी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, किस तरह से हम बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की या बात कर सकते हैं सोलर एनर्जीज़ की, तो हम किस तरह से और चीज़ों पे निर्भर हो सकते हैं और अपनी निर्भरता ऑयल पे कम कर सकते हैं, इस पे फोकस करता है। अब बात करते हैं हम हेलिना की। रिसेंटली इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, जो कि फ्लाइट टेस्टेड था। और अबाउट हेलिना की अगर बात करते हैं तो ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं सिस्टम, जो कि माउंट किया जाता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिना का अगर आप कहते हैं डिफेंस में हमारी बहुत इंपॉर्टेंस मानी जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अभी जो थोड़ी सी स्थिति है हमारी थोड़ी सी गंभीर हो गई है, क्योंकि एक साइड पे पाकिस्तान और एक साइड पे चाइना से हम पूरी तरह से दोनों तरफ से घिर गए हैं। और आपको मालूम है कि दोनों ही कंट्री से हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत मधुर नहीं है ना, बहुत ज़्यादा अभी टसल की और बहुत ज़्यादा अभी खींचतान की स्थिति बनी हुई है। तो जितना भी ज़्यादा हम डिफेंस में इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं अपना, इट इज़ कंसिडर टू बी डिफेंस को लेके हम जितना एडवांसमेंट ला सकते हैं, जितनी सोफिस्टिकेटेड हम मशीनरीज ला सकते हैं, जितनी सोफिस्टिकेटेड हम डिवाइसेस ला सकते हैं, या हम आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट ट्रेसिंग सैटेलाइट्स वगैरह भी ला सकते हैं, ये ड्रोन्स वगैरह भी ला सकते हैं। सो फार सो गुड अभी हमारी स्थिति है, लेकिन हमको उसको बेटर करने की ज़रूरत है। नॉट बिकॉज वी वांट टू हैव अ एज ओवर पाकिस्तान दैट वी हैव, बट वी वांट टू हैव एन एज ओवर चाइना, और एटलीस्ट इक्वल कॉम्बैट की स्थिति में हम आना चाहते हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं ऑल वेदर डे एंड नाइट केपेबिलिटी, इट कैन डिफीट बैटल टैंक्स विद कन्वेंशनल आर्मर एज वेल एज एक्सपेंसिव रिएक्टर आर्मर। इसको बनाने वाला कौन है? हमारा जो आपको मालूम है DRDO जो हमारी संस्था है, उसने इसको निर्मित किया है। अब इंडिया UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क जो कि बनाया गया है 2023 से लेकर 2027 तक का, ये फ्रेमवर्क अगर आप बात करते हैं तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है, कैप्चरिंग द एंटिटी ऑफ 26 UN एंटिटीज प्लान एंड प्रोग्राम इन इंडिया। 26 एक तरह से आप अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कह सकते हैं इसको, अम्ब्रेला फ्लैगशिप प्रोग्राम भी आप इसको कह सकते हैं, उसको कवर करने की बात हो रही है। और इट एम्स टू अलाइन द 4 पिलर्स ऑफ 2030 एजेंडा, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। तो इसको कई लोगों ने 4P के नाम से भी बोला है, राइट। सब फ्यू पीपल एड्रेस इट एज 4P, क्योंकि ये चारों चीज़ अगर आप अलाइन करते हैं, इसके जो पिलर्स हैं वो यही हैं 2030 के पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन विद इंडियाज नेशनल प्रायोरिटी, जो कि हमारी नेशनल प्रायोरिटी है, उन सबको इसने वर्कआउट किया है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4P प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर कोई कहीं पे भी कन्फ्यूजन होगा तो उसके लिए भी यू कैन गेट अ एज ओवर इट इफ़ यू नो दैट व्हाट इट मीन्स और व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। इसके 6 आउटकम एरियाज़ हैं। पहली बात है कौन कौन से एरियाज़ पे काम करेगा, उस पर हमने डिस्कशन किया है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड फूड, तीसरा है क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, fifth is environment, climate, wash and resilience, and sixth is empowering people, communities, institutions. So you know that almost it is work in the holistic way. आप कह सकते हैं कि बहुत holistically ये framework जो है ये workout किया गया है और बहुत सारे आयाम पे ये काम करने वाला है, जो कि 6 that is why it is known as 4P, क्योंकि जो 4 areas हैं हमारे, जो 4 pillars माने जाते हैं, उन चारों पे ये काम करने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप बात करते हैं, takes up from GOI UNSDF 2018-22 and will be signed as India complete 75 years of independence। आपको मालूम है कि अमृत काल अभी चल रहा है, तो ये अमृत काल के उपलक्ष्य में इसका जब 75 वर्ष पूरे होंगे भारत के स्वतंत्रता के, तो उसमें इसको लॉन्च किया जाएगा एंड इट विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम जो पहले चल रहा था 18-22 तक, अब उसको बढ़ा के 23 से 27 तक कर दिया गया है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, अब हम बात करने वाले हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं उन्होंने बात की है जो कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं होती, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं लेकिन उतनी फेटल भी नहीं होती। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजीजेस जो कि आप कह सकते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, या कार्डियोवेस्कुलर हो गई, या लंग इन्फेक्शन हो गए, या लिवर डिजीजेस हो गई, जो कि क्रॉनिक हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टर्मिनल इलनेस हियर, हम ऐसी बीमारियों की बात नहीं कर रहे जिससे आपकी जान जा सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ लाइफ स्टाइल डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं, और बेसिकली हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों की उनसे भी जो है वो कैजुअलिटीज़ होती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान माल जो है वो चली जाती है, मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग वो बन जाती हैं, क्योंकि अगर वो टाइम पे चेक नहीं की जाती तो उसके ऊपर बात हो रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, NCD का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उसमें बात हो रही है कि ग्रुप जो है कंप्राइजिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड टू फास्ट ट्रैक द गोल टू रिड्यूस बाय द थर्ड प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप है ये बात कर रहा है हेड ऑफ स्टेट्स का कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जो डेथ हो रही है वो डेथ रेट को हम किसी तरह कर्टेल करें, कम से कम उसका
एक चौथाई भाग या 1/3 पार्ट तो हम कम से कम उसको कर्टेल करें। अब होता क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू किया जा रहा है, और इसमें बात क्या की जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो छूने से नहीं फैलती है ना, वो वाली डिजीजेस की बात हो रही है, जो एक दूसरे से, जैसे पेंडेमिक जो है ना, वो कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरे को लग जाएगा, राइट। पेंडेमिक कैसे फैलता है, क्योंकि वो ज़्यादातर कम्युनिकेबल होता है, चाहे आप कोई भी, आप फ्लू की बात कर लीजिए, आप वायरस कोरोना की बात कर लीजिए, ये सब पेंडेमिक्स हैं और ये कम्युनिकेबल है ना। और नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो कि छूने से नहीं फैलती या किसी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलती, जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए वो हैं। लेकिन अब उसका क्या होता है, इम्पैक्ट जो होता है इसमें, एक तो बहुत लोगों को माइंडसेट है कि एक क्रॉनिक डिजीज होती है, एक अक्यूट डिजीज होती है ना। क्रॉनिक जो होती है वो होती है जो एक लंबे पीरियड तक सस्टेन करती है या काफ़ी लंबे पीरियड तक चल जाती है, और उसका बिना इलाज के, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होता और बड़े लंबे टाइम तक जो बीमारी खिंच जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। अक्यूट होती है जो बहुत सीरियस हो जाती है, अक्यूट डिजीज हम किसको बोलते हैं, जो कि बहुत सीरियस हो गई है ना। तो इसमें अब बात हो रही है कि क्रॉनिक डिजीज जो है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती हैं, और इसको आप कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन होती है इसकी फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डायबिटीज़ आप कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, है ना। इसी तरह आप अगर बोलते हैं कि आपके जिसको आप बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं या आपको कार्डियोवेस्कुलर है, तो कई बार वो भी बिहेवियरल उससे या एनवायरमेंटल उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, और उससे काफ़ी कर्व भी हो जाता है, चेंज भी आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि वही है, अटैक आता है या स्ट्रोक आता है लोगों को, या आप लंग्स बोलते हैं, या आप किसी तरह के कैंसर्स बोलते हैं। आप ये नॉर्मली अगर ये टर्मिनल नहीं है, अगर ये मेलिग्नेंट नहीं है, तो ये प्रिवेंटेबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो 10 में से 7 लोगों की जान जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस या एनसीडीज की वजह से जाती है, और उसको कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरा हम बात कर लेते हैं एक मसौदे की जो तय हुआ है, एक मतलब आप मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो कि तय हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, और ये हुआ है वाटर मैनेजमेंट को लेके। लेकिन ये वाटर मैनेजमेंट को लेके जो हुआ है, ये आप कह सकते हैं ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट को लेके हुआ है, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि ये जो है ये एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का नाम है इसका, जो पूरी जो आप प्रोग्राम है उसका। और इसमें आपको डोमेस्टिक वाटर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि 2 तरह के वाटर होते हैं, राइट। ग्रे वाटर कौन सा होता है, जो कि हम डोमेस्टिक यूज़ में पूरा पानी लेते हैं, जो कि हम आप कह सकते हैं कि हम कपड़े धोते हैं उसमें होता है, या हम यूटेंसिल्स वॉश करते हैं उसमें होता है, या शावर का जो पानी होता है वो पूरा ग्रे वाटर है, राइट। वो उसमें टॉयलेट का पानी इन्वॉल्व नहीं होता, जो कि हम फ्लश में यूज़ करते हैं, वो पानी इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। और ब्लैक वाटर जो है वो एग्जैक्टली वही पानी है जो हम टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर का रिसाइकलिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं DWMM system treat waste water of individual houses, apartment blocks or small communities close to the origin. It is used for recycling both grey and black domestic waters. और ये अपार्टमेंट में जो आसपास के जो होते हैं, जो अपार्टमेंट में ही प्लांट्स लगे होते हैं, या आसपास के जो एरियाज हैं एक पर्टिकुलर विसिनिटी में, वहाँ उसके रिसाइकलिंग की बात हो रही है, ठीक है, दोनों तरह के वाटर के। और ये इंडिया और जापान के बीच में कोऑपरेशन हुआ है कि इस तरह के जो सेटअप हैं वो किए जाएंगे अलग अलग विसिनिटीज़ में, अलग अलग जगहों पे। अब ये सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहली बात इंक्लूड करता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि इंक्लूड करता है प्री ट्रीटमेंट एंड सेडिमेंटेशन इन सेटलमेंट टैंक और सेप्टिक टैंक। इसमें आपको सेप्टिक टैंक का ट्रीटमेंट भी होगा और आपके सेडिमेंटेशन जो जहाँ होता है उसका भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सेकेंडरी जो है एनारोबिक ट्रीटमेंट इन बैफल रिएक्टर्स, एंड टर्शरी एरोबिक एनारोबिक ट्रीटमेंट इन रेड बेड सिस्टम एंड पॉलिशिंग इन पॉन्ड्स। मतलब इसको 3 लेवल पे आप करेंगे, हर लेवल पे आपको किसी तरह से जो भी है आपको ये करना है कि आपको ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर जो है बेसिकली रिसाइकिल हो, अपसाइकिल हो, और उसको दोबारा यूसेज में लाया जा सके, इसकी कोशिश की जाएगी। और प्लांट्स जो हैं उस तरह से जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे और उस तरह से बनाए जाएंगे जो कि 3 लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। Time banking. Time bank is a time sharing cooperative amongst women wherein 1 hour equals 1 time credit regardless of the services being performed or the level of each person's skill or gender. ठीक है। अब टाइम बैंकिंग जो है ये बहुत नया कंसेप्ट है। इसमें आप बात कर सकते हैं टाइम बैंक्स होते क्या हैं, बेसिकली टाइम शेयरिंग कोऑपरेटिव्स हैं जो कि विमेन के साथ हैं, वेयर इन 1 hour equals 1 time credit regardless of the services being performed or the level of each person's skill or gender. ये बात समझ में आ गई आपके। अब इसको आप एक तरह की अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ एन अनपेड एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाइम सेक्रीफाइस्ड। मतलब ये आप एक तरह से क्या कर रहे हैं,
कि जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं किसी काम को, किसी काज को करते हुए, अगर वो अनपेड है, उसके लिए अगर आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है इन काइंड, तो आपको एक क्रेडिट जो है आपके नाम पे जमा होगा, विच विल बी अ टाइम क्रेडिट। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्विस जो कि आपको, आप कह सकते हैं कि एक तरह की बेनिफिट दे रहा है, वेयर यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर। ठीक है, फॉर ईच आवर ऑफ द सर्विस एक्सचेंज द सर्विस प्रोवाइडर रिसीव्स वन टाइम क्रेडिट एंड द बेनिफिशियरी पेज वन टाइम क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो सर्विस हो रही है, आप एक तरह का बार्टर इसको समझ सकते हैं, कि जहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जो भी टाइम आदमी लगा रहा है या आप दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जो भी है कि उसके बदले आपको टाइम क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा, और आप भी जो दे रहे हैं एक्सचेंज वैल्यू जो है वो टाइम क्रेडिट की होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितना लंबा टाइम दिया है या कितना कम टाइम दिया है। मतलब हर 1 घंटे के लिए आपको एक टाइम क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 की। इसमें बात हो रही है, पार्लियामेंट ने क्लियर किया है क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि आइडेंटिफिकेशन बिल है, और इसमें बात हो रही है, इट सीक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 एंड अलाउ द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ द कन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन। अब इसकी बात ये हो रही है कि आप ये पूरा अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो 29 मार्च के एग्जाम में दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तरह का आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनाइज किया है उन्होंने, कि अभी तक जो क्रिमिनल्स थे उनको फिंगरप्रिंट्स के थ्रू या बाकी जो आपके जो उनके जो पैरामीटर्स थे, उनके वो पैरामीटर्स उनके थे, उनकी हाइट, वेट, फलाना ढमका, ये सब चीज़ें, द कलर ऑफ द हेयर और द कलर ऑफ द आई प्यूपल एंड स्टफ, राइट। अब उसको थोड़ा सा उन्होंने एडवांस किया है, और अभी बात हो रही है कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। आइडेंटिफिकेशन जैसे रेटिना स्कैन या आइरिस स्कैन के थ्रू होगा, कि आपकी रेटिना और आइरिस स्कैन के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहाँ पे बहुत हाइपर सेंसिटिव, जैसे हम बोलते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो होते हैं वो होते हैं, जहाँ पे आपका फेस जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आपके आई जो है रेटिना, उसकी जो इमेज है उससे ही आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो जनरेट होगा। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, और थोड़ा सा हाइपर एक्यूरेट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट फोर्ज दैट। आप फिंगरप्रिंट्स, कई जगह देखा गया कि फिंगरप्रिंट्स भी कुछ वो लगा के उन्होंने किसी तरह की एक जो बहुत पतली सी ऐसी फॉइल वगैरह, ये देखा गया था एक बहुत क्रिमिनल केस में, कि वहाँ पे किसी और के फिंगरप्रिंट्स जो थे इम्प्रिंट किए गए थे, और बाद में पता चला तो ये हुआ कि भाई वो जो था उसने एक पतली सी झिल्ली अपने हाथों में लगा ली थी और किसी और के फिंगरप्रिंट्स की, और वो पहन के उसने क्राइम किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो किसी और का फिंगरप्रिंट्स के नाम नंबर वो आया वहाँ पे, छाप आई वहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे जब बहुत ही जिसको आप बोलते हैं ना डेक्स्ट्रस जो क्रिमिनल होते हैं, जो कि बहुत इस तरह के होते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कुख्यात अपराधी होते हैं, जो कि बहुत सीजनड हो जाते हैं, तो वो बहुत कुछ ना कुछ रास्ता तोड़ निकाल लेते हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उस तरह के केसेस में इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, जहाँ पे ऑब्वियसली रेटिना या आइरिस स्कैन जो है वो उसको फॉर्ज करना बहुत मुश्किल है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी की हम बात कर लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्कीम टू प्रोवाइड 40 करोड़ ग्रांट इन एड टू द दलाई लामा CTRC फॉर अनदर 5 years अप टू 25-26। दलाई लामा आपको मालूम है, when we are talking about Dalai Lama, आपको मालूम है that we are talking about Buddhist ministry, we are talking about Buddhist monk, and we are talking about कि हम तिब्बत की बात कर रहे हैं, और उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी को यूनियन गवर्नमेंट हमारी जो है वो एक्सटेंड किया है उसने स्कीम, जिसमें 40 करोड़ की ग्रांट जो है वो उनको देगी, और वो एड जो है दलाई लामा के जो सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी है उसको दिया जाएगा नेक्स्ट 5 साल के लिए भी। तो मतलब ये अभी भी दिया जाता है और अगले 5 साल भी दिया जाएगा, मतलब 25-26 तक भी आप मान लीजिए कि पूरा जो है ये ऑलरेडी तय हो गया है। इसको आप कह सकते हैं 1981 में फॉर्मेशन हुआ था। इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेलफेयर में काम करती है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ टिब्बतन रिफ्यूजीज जो कि एक्साइल होके आए हैं, कहाँ से, एक्साइल्ड इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान, मतलब एक्साइल करके आए थे बेसिकली इंडिया, नेपाल एंड भूटान के बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो स्थायी गवर्नमेंट्स हैं इन कंट्रीज़ की, चाहे वो तिब्बत चाहे वो नेपाल की हो, चाहे भूटान की हो, चाहे इंडिया की हो, they try to give them grants and they try to support their stay in the country, in the exiled state, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किल है उनके लिए अदरवाइज। इसको आप रजिस्टर किया है इन्होंने सोसाइटी के अंदर, अगर आप बात करते हैं तो 1860 से रजिस्टर है ये, लेकिन आप इसको फॉर्म 1981 में किया गया था।
अब CRTC is relief wing of Department of Home, Central and Tibetan Administration. It include member from Tibetan settlement in India, Nepal and Bhutan. 1959 में Dalai Lama established Tibetan Exile Administration named CTA. This is a continuation of Government of Independent Tibet. आपको मालूम है तिब्बत और चाइना को लेके काफ़ी वॉरफेयर हमेशा चलती है। तिब्बत को लेके चाइना के बहुत सारे क्लेम्स हैं, तो इस वजह से जब ये एग्जाइल में आए तो बाकी जो कंट्रीज़ थी आसपास की उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया और वो आज तक भी कंटिन्यूएशन में है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति लॉन्च डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डीजीसीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। अब डीजीसीज जिसको हमने कहा है डिजिटल गंगा कम्युनिटीज़, उसमें एक बात कर सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जो कि डिस्ट्रिक्ट हैं गंगा नदी के बेसिन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनकी, और उनमें बात की जा रही थी कि किस तरह से आप पोल्यूशन को अबेटमेंट कर सकते हैं, आप किस तरह से पोल्यूशन की रोकथाम कर सकते हैं स्थायी तौर पे, या आप कह सकते हैं नॉर्मली जो शहरी तौर पे आप अपने जहाँ पे जो लोकल उसमें अगर आप देखते हैं तो किस तरह से आप पोल्यूटेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो अलग बात है, लेकिन आप गंगा को पोल्यूशन से किस तरह से बचा सकते हैं। आपको मालूम है कि जब अभी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो गंगा के ऊपर उन्होंने काफ़ी बात की थी क्योंकि वो उनका क्षेत्र लगता था। दूसरी बात तो ये थी कि उन्होंने गंगा को साफ़ करने के लिए बहुत बड़ा एक वो लिया था कि भाई इतने सालों में गंगा जो है पूरी तरह साफ़ हो जाएगी। उसके ऊपर हालांकि बहुत सारी बातें हुई बाद में कि जितना अमाउंट उस पर खर्च किया गया या जिस तरह का जो फ्रेमवर्क बना हुआ था वो बिल्कुल ही काम नहीं आया और किसी काम का सिद्ध नहीं हुआ। गंगा में अभी भी उतनी गंदगी है और पोल्यूटेंट लेवल उतने ही हैं। तो ये हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं या लोकल पब्लिक है उसको इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है कि किस तरह से आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और आप किस तरह से गंगा को वो कर सकते हैं, मतलब आप गंगा में किस तरह से आप चीज़ों को वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसको किस तरह से साफ़ करने में अपना समर्थन दे सकते हैं गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरी को। इसके ऊपर जो कमेटी है उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स में लेवल पे जो कमेटी है बनी हुई है वो ये काम कैसे कर सकती है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब DGCS के जो मैंडेटेड हैं वो इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर नमामि गंगे, मॉनिटर ड्रेन्स एंड सीवेज फैसिलिटीज़ इन गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। मतलब आपको ये देखना है कि भाई वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है या ऐसा तो नहीं है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो गंगा में उसकी ट्रिब्यूटरीज में मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो कितनी तादाद में मिल रही हैं और क्या वो रिसाइकिल या अपसाइकिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स जो है वहाँ पे जो गंगा डेल्टा में है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट जो है लोगों का वहाँ पे अगर आप बात करते हैं, क्योंकि गंगा के साथ लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट है। जो लोग अगर आपने कभी आप गए हो, अगर आपका वास्ता पड़ा हो कि अगर आप बनारस गए हो या आप हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश गए हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोगों का एक अलग तरह का कनेक्ट है माँ गंगा से। मतलब वो उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं और वो उनको बिल्कुल वहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। मैं ऋषिकेश और हरिद्वार की स्पेशली बात कर रही हूँ आपसे, और वहाँ पे गंगा बहुत निर्मल है, बहुत स्वच्छ है। जैसे जैसे नीचे प्लेन्स में उतरती जाती है वहाँ वो गंदगी आती जाती है, पोल्यूटेंट का लेवल बढ़ता जाता है। अगर आप ऊपर देखेंगे गंगोत्री से निकलते समय जैसे जैसे वो पहाड़ से नीचे आती हैं और ऋषिकेश और हरिद्वार वगैरह होते हुए, तो उस टाइम पे वहाँ पे गंगा बड़ा स्वच्छ और निर्मल स्वरूप है गंगा का। तो वहाँ पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं वो बल्कि गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फिर भी सतर्क हैं उस चीज़ को लेके। तो अभी यही बात हो रही है कि लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आप नदियों के साथ बना सकें, स्पेशली गंगा के साथ, क्योंकि गंगा का रिलीजियस जिसको आप बोलते हैं कि हमारी रिलीजियस वैल्यू जो है गंगा की बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं कमेटी की होती है, तो वहाँ का जो कलेक्टर होते हैं वो उसके इंचार्ज होते हैं, वो उसके चेयरमैन होते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल की। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल जैसे कि नाम से हमें को पता चल रहा है कि हम फोकस करने वाले हैं क्लीन एनर्जी पे। ये कॉन्फेडरेशन है काफ़ी सारे स्टेट्स का, जिसमें आप बात कर सकते हैं तकरीबन 29 मेंबर्स हैं इसमें, और सारे के सारे ये जो बात होती है इस पर जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जो मुद्दा है वो ये है कि आप कैसे क्लीन एनर्जी प्रोपोगेट कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स बल्कि आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रीमियर्स इसमें साथ आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि इसमें काम कर रहे हैं, जो कि लोग हैं, जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, वो सारी एक साथ आती हैं एंड दे फोकस कि किस तरह वर्ल्ड में आप क्लीन एनर्जी को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें बात होती है आपकी पावर की, ग्रीन स्टील की, हाइड्रोजन की, और इसमें डिस्कशन होता है टॉपिक्स को लेके कि आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज़ को आप ला सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ की जगह। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फोकस। अब इंडिया ने होस्ट किया है
बेसिकली क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग, और इसमें डिस्कशन का जो मुद्दा रहा, जो आप कह सकते हैं एजेंडा रहे, जो पॉइंट रहे, जो बिंदु रहे, वो रहे क्लीन ट्रांजैक्शंस, क्लीन पावर, एनर्जी ट्रांजैक्शन, ग्रीन स्टील, हाइड्रोजन, हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग. मतलब दे वर द मेन पॉइंट्स और या मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग. सीएम, जैसे मैंने कहा कि 29 मेंबर कंट्रीज़ का फोरम है जो कि प्रमोट करता है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो कि एडवांस क्लीनिंग एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं और शेयरिंग ऑफ द नॉलेज. और इस फील्ड में क्या क्या आप डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं. ठीक है. इट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनी टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस. नाउ नेशनल कैलेंडर अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कैलेंडर इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है उसको अडॉप्ट किए हुए हमको 65 वर्ष हो गए हैं. ठीक है. तो हमने उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कमेमोरेट किया है. ऑलराइट. अब अगर हम नेशनल कैलेंडर की अपनी बात करते हैं तो मुझे नहीं पता आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी कि साक एरा पे अडॉप्टेड है. मतलब साक एरा जो है, अलग अलग एरा अलग अलग काम चलता है, तो साक पर जो है एरा पे उस पर अडॉप्टेड है. और उसको 22 मार्च 1957 में इसको अडॉप्ट किया गया था. और इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ दोनों को ही मान्यता दी गई थी. ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि हम फॉलो करते हैं और उसके साथ ये, और इसको आप मान सकते हैं कि ये काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा ट्रेडिशनल आप एक मान सकते हैं कि आपने घर में आप लोगों के घर में वो है लाला राम स्वरूप के कैलेंडर देखे आप लोगों ने कभी लगे हुए, या अगर आपने नाम सुना हो कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर माना जाता है या संवत कहलाता है जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने वो देखा हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ. और इसमें आप बात कर सकते हैं ये बेस्ड है एक्सेशन पे ऑफ किंग Shalivahan to the throne in 78 AD और 1 year consists of 365 days with चैत्र being the first month of the year. आपको मालूम है ना, चैत्र हम नौमी की बात करते हैं या चैत्र हम बात करते हैं नवरात्रा की, तो आपको मालूम है कि हम उस समय पे इसको साल की शुरुआत के तौर पे माना जाता है. आपको ने अक्सर सुना होगा और आपको लगता भी होगा अगर आपको नहीं पता कि कई बार ऐसा लगता है ना कि बीच साल में लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर क्यों कह रहे हैं. तो हैप्पी न्यू ईयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो साक कैलेंडर के हिसाब से वो अपना जो न्यू ईयर है वो बता रहे हैं और उस हिसाब से आपको बता रहे हैं. ठीक है. न्यू ईयर जो है वो 22 मार्च को स्टार्ट होता है नॉर्मल ईयर में एंड ऑन 21 मार्च इन अ लीप ईयर. ठीक है. 22 मार्च तकरीबन माना जाता है कि नए साल की शुरुआत हो रही है. फास्ट एंड सिक्योर, ये तो आपको मालूम है फास्टैग की बात हो रही है या फास्टर की बात हो रही है, सॉरी फास्टैग नहीं फास्टर की बात हो रही है. फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. Excuse me. Recently, CI launched the Faster, a digital platform for court official to instantly send e-copies of the order. अब इसकी वजह से मैंने आपको ये पहले भी हम न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैंने आपको डिस्कशन भी किया था कि तब इसका मसौदा आया था. अभी इसको फाइनली परमिशन मिल गई है कि ई-कॉपीज़ जो है कोर्ट ने कहा है कि अब आपको जो लंबा चौड़ा प्रोसेस था कि आपको जो कॉपीज़ भेजनी है वो उसको शॉर्टकट में कर दिया गया है और ई-कॉपीज़ जो है वो सीधे जो भी है संबंधित विभागों को उसमें सीधे भेज दी जाएंगी. ठीक है. ये ट्रांसमिट करेंगी ई ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द इंटरिम ऑर्डर्स. कौन से ऑर्डर्स? जो कि आपने कोर्ट से जो ऑर्डर्स पारित हुए हैं, अब उनको जो पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, अलग एक जिसको आप कहते हैं प्रोटोकॉल से जाती थी, और वो सीधे सीधे एक जो सिक्योर चैनल है, सिक्योर नेटवर्क के थ्रू सीधे अलग अलग कंसर्निंग विभाग तक पहुंच जाएंगी, जिसमें आप बात कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर्स होंगे, स्टे ऑर्डर्स होंगे, बेल ऑर्डर्स होंगे और रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग टू द ड्यूटी होल्डर्स फॉर कंप्लायंस एंड ड्यू एग्जीक्यूशन थ्रू द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल टू इंटेंडेड पार्टीज. It is developed on direction from Supreme Court after suo motu cognizance on delayed release of convicts from jail after the court orders. और ये क्या हुआ था कि बेसिकली आप बात हो रही है कि भाई जेल कॉन्विक्ट्स जो हैं उनको रिलीज ऑर्डर्स मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी उनको छोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगा. तो इसके लिए जब ये डेवलप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि भाई साहब ऐसा है कि जब ये ऑर्डर दे दिए गए हैं, पारित हो गए हैं, तो फिर आप उसको जेल में नहीं रख सकते. तो आपको क्या करना है, अब आपको कॉन्विक्ट्स को जैसे ही ऑर्डर पारित होंगे वैसे ही वो सीधे जेल में उसकी कॉपी चली जाएगी और आपको उस पर तुरंत एक्शन लेना है. अब आप उसको डिले नहीं कर सकते, ऑन एनी ग्राउंड्स आप उसको डिले नहीं कर सकते. कई बार तो एक्चुअली डिले होता है और कई बार लोग क्या करते हैं, जो संबंधित विभाग हैं वो उसमें एक्शन लेने में टाइम लगा देते हैं एंड दे एट्रीब्यूटेड टू द डिले कि भाई वो प्रोसेस आने में और पेपर आने में हमारे पास बहुत समय लगा, इसलिए हमें समय चाहिए. तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सिरे से वो प्रॉब्लम ही खारिज कर दी है. अब हम बात कर लेते हैं नेशनल बी बोर्ड की, जिसमें बात हो रही है बी वैक्स की. ठीक है. अब इसमें प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद एमबीबी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. अब अबाउट एमबीबी की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत इसको बनाया गया था और इसको प्रमोट करता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. ठीक है. तो इसमें आप बात कर सकते हैं SFAC
और इसको 2006 में दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो दोबारा से इसको रिवैम्प किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी बात है कि आपको बी जो फार्म्स होते हैं, बी फार्म्स हैं, उसमें बी कीपिंग को आपको बढ़ावा देना है, ताकि उसमें आपको जो ऑर्गेनिक हनी है और ऑर्गेनिक वैक्स है जो आपको वहाँ से मिल सके। ठीक है, आप साइंटिफिक बी कीपिंग जो है वो बढ़ा सकें, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में सुना हो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बड़े तादाद पे बी कीपिंग और बी फार्म्स है। तो हम उसको उस तरह की जो इकॉनमी है, हम उसको थोड़ा सा आप एक तरह से कह सकते हैं कि इकॉनमी में उसको लाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो प्रोफेशनल बी हाइफिंग है या बी कीपिंग है, वो हमारे यहाँ बढ़े। In case of honey production for increasing the income of beekeepers and farmers, bee wax, food grade wax को बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि वाइट कलर होता है जबकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, और उसके बाद उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोपेलर्स एंड पोलन कलरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनिशियली वो वाइट होता है, और बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है उसकी, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है बी वैक्स, और बहुत अच्छा वो भी माना जाता है उसको। अगर आप मानेंगे तो उसका खासकर अगर आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो उसका अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बी कीपिंग अगर आप बढ़ाएंगे, तो आपको दोनों चीज़ों को फ़ायदा होगा। एक तो आपको ऑर्गेनिक हनी भी मिलेगा और वैक्स से भी आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, रेजिस्टेंस टू मेनी एसिड बट सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बी वैक्स हैज़ यूजेस एज अ व्हीकल फॉर ड्रग्स, जैसे मैंने कहा इमल्शन में, फाउंडेशन में, कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, फ्रेग्रेंस में बहुत यूज़ होता है, सोप्स एंड परफ्यूम्स में, एज आई टू। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर की बात जो हो रही है, सूरजमुखी, तो आपको मालूम है कि इंडिया सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सूरजमुखी के फूल लगते हैं। हम सबसे मेजर जिसको आप कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं सूरजमुखी के फूल का। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? आपको मालूम है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर की जो स्थिति चल रही है, और हम बहुत ज़्यादा जो अपना ऑयल है, एडिबल ऑयल, वो हम यूक्रेन से लेते थे। तो अब ये हो रहा है कि ऐसी स्थिति में अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एडिबल ऑयल्स का जो अपने यहाँ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें, बाकी एडिबल ऑयल्स भी हम बढ़ा सकें। पाम ऑयल की बात हुई थी कि पाम ऑयल बहुत सस्ता पड़ता है, उसकी हमने बात भी की थी, लेकिन उसके हेल्थ हैज़र्ड्स हैं काफ़ी सारे, उसके जो हैं आप कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। लेकिन बाकी जो क्लीन ऑयल हैं, जैसे अच्छे ऑयल माने जाते हैं, गुड फैट कहते हैं जिसको, तो उसमें आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली गुड फैट तो सूरजमुखी का भी नहीं होगा लेकिन सरसों का तेल अच्छा माना जाता है, तो वो भी हमारे यहाँ काफ़ी होता है। तो उसकी खेती बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सारी बात हो रही है, और एक तरफ हो रही है सनफ्लावर की खेती बढ़ाने की बात, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पे यूज़ करने वाला ऑयल है। मतलब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ग्राउंडनट ऑयल या सेसमे सीड का ऑयल, या आप बात कर सकते हैं सोयाबीन ऑयल, या फिर सनफ्लावर ऑयल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये बेसिक्स ऑयल हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। साउथ में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इसके बावजूद जो हम इतना बड़ा हमारा जो मार्केट है ऑयल का, उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फॉरेन कंट्रीज़ में फॉर ऑयल कंजम्पशन, क्योंकि वो पूरा नहीं पड़ पाता। तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिजिनस जिसको आप बोलते हैं ना, कि हम अपने यहाँ की खेती, मतलब मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है कि आत्मनिर्भर बनने वाला, उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है कि भाई आपको ऑयल सीड्स को बढ़ाना है, उसकी जो ग्रोथ है उसको आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है, और एम्फसाइज़ किया जाएगा कि प्रोडक्शन हम जितना ज़्यादा अपने लेवल पे बढ़ा सकें, और जितना ज़्यादा हम उसको, इनफैक्ट हम अपने लोगों के लिए तो ठीक है कि हम उसको पर्याप्त कर ही सकें, अगर हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब ऑयल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो मेजर सोर्स वेजिटेबल ऑयल का माना जाता है, जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है वर्ल्ड में। इंडिया, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कहाँ पे लगता है? एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की ज़रूरत होती है उसको, कूल क्लाइमेट चाहिए होते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए या सीडलिंग ग्रोथ के लिए, वाटर वेदर फ्रॉम सीडलिंग स्टेज टू द फ्लावरिंग, एंड नॉन क्लाउडी सनी डेज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टू मैच्योरिटी। तो 3 अलग अलग तरह के आपको मालूम है कि वेदर कंडीशंस उसमें चाहिए होती हैं, और भारत का वेदर जो है बहुत अनुकूल है उसके लिए। मतलब बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उसकी ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी जो स्टेट्स हैं, आप देखिए आंध्र प्रदेश में लगता है, उड़ीसा में लगता है, और कर्नाटक में लगता है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सबसे मेजर आप कह सकते हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे सनफ्लावर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। अब इसमें आप बात कर लेते हैं कहाँ पे होता है। बहुत डीप, न्यूट्रल, वेल ड्रेन लाइट में होता है, और हेवी सॉइल्स चाहिए होती है उसको। पीएच जो है सॉइल का कम से कम 6.5 से 8.5 होना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल है, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे तौर पर समझ लोगे तो भी काफ़ी है। ठीक है,
नाउ मदुरई मल्ली की बात हो रही है। मदुरई मल्ली जिसको जैस्मिन का फ्लावर बोला जाता है। जैस्मिन आपको मालूम है कि इंडिया में जो जैस्मिन प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन, अगेन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे यहाँ जैस्मिन कल्टीवेशन बहुत वन ऑफ दी आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सचेंज जो है हमारा बहुत सही मिलता है, उससे बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस है। जैस्मिन कल्टीवेशन के ऊपर बाकायदा कई बार वर्कशॉप्स वगैरह भी चलती हैं, क्योंकि ये रोज़ से ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इसको कल्टीवेशन पे आएँ तो। ठीक है, मदुरई मल्लई जो है ये एक तरह का जैस्मिन का आप कह सकते हैं स्पीशीज़ है, जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, ये इंडिकेशन मार्क मिला है, टैग मिला है, जिसको जीआई टैग कहते हैं। अब जीआई टैग बहुत प्रेस्टीजियस है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो चीज़ होती है वहाँ की जो ख़ास होती है, जो जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल खासियत है किसी पर्टिकुलर एरिया की, उसको जीआई टैग मिलता है, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मिलता है, आपको मालूम है, जैसे ये मदुरई मल्लई को मिला हुआ है जीआई टैग। इसके अलावा एक ख़ास किस्म के आम को मिला हुआ है, एक ख़ास किस्म की लीची को मिला हुआ है, एक ख़ास किस्म की शॉल को मिला हुआ है जीआई टैग। तो उससे आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ की एक तो प्रोडक्शन जो है उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो सिर्फ आपको उसी जगह पे मिलेगा और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो दैट इज इट इज़ जस्ट अकिन टू दैट प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी बात मान लेते हैं। मदुरई मल्लई इज़ नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस। कहते हैं कि जैस्मिन की जो वेराइटी मदुरई मल्लई में लगती है, या मदुरई मल्लई जिसका नाम है उसका, वो अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। जैस्मिन इज़ अ ब्यूटीफुली फ्रेग्रेंट फ्लावर, है ना। जैस्मिन अगर घरों में लगता है, मतलब घरों में तो खैर कहते हैं उतना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सांप के आने का बहुत डर लग रहता है, लोग ऐसा कहते हैं पुराने लोग। लेकिन हाँ, कहते हैं कि जैस्मिन लगा होता है तो बहुत उसकी भीनी भीनी बहुत खुशबू आती है, लेकिन इस वाले की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है। ठीक है, इसके अलावा थिक पेटल्स होते हैं, लेंथियस पेटियोल है इसका, और डिलेड ओपनिंग ऑफ बड्स है, जो कि इसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ रखती है। इस वजह से ये जो जीआई टैग इसको मिला है, इस वजह से ये और इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की जो वैरायटी है उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी और ज़्यादा है कंपेयर टू अदर जैस्मिन्स। मदुरई हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर मार्केट फॉर द मल्ली एंड हैज़ इवॉल्व्ड इनटू द जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया। आप मदुरई, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि मदुरई में जो मल्लई मिलता है वो उसके कारण, उसको जीआई टैग के कारण उसको जैस्मिन कैपिटल भारत का कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई बोले कि विच इज़ द जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यू नो इट इज़ मदुरई, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द मल्ली, द मदुरई मल्लई टैग जो मिला है उसको। अब मैं आपसे बात करती हूँ रबर बॉन्ड का। रबर बॉन्ड जो हम बात करते हैं, रबर का पेड़, उसके बारे में बात हो रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है कोट्टयम में है, और इसको आप बात कर सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। इसको स्थापित जो है किया गया था बिल्कुल उसी साल जिस साल हमें आज़ादी मिली थी। तो अमृतकाल जो हमारा चल रहा है 75वां साल, वो वैसे ही उसका भी चल रहा है। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली रबर इंडस्ट्री जो है, आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ रबर और जूट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ की, राइट। तो रबर इंडस्ट्री को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको डेवलपमेंट पे बात की जा रही है, कंडक्ट करने की बात की जा रही है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिसर्च, वेलफेयर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन प्लांटेशन, रेंडर एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रबर एटसेट्रा। और रबर प्रोडक्शन जो है डोमिनेटेड है केरला में, और उसको त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक बिल्कुल यहाँ पे भारत के, और एक बिल्कुल ये जो एरिया है भारत का यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों एरियाज जो हैं वो रबर प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस हैं, और रबर हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट चंक भी है, जिससे हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लोरा फोना और बाकी सारी चीज़ें अगर हम छोड़ भी देते हैं, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल एंड जिसको हम कहते हैं कि इंडिजिनस ग्रोथ की और इंडिजिनस इंडस्ट्री की और कॉटेज इंडस्ट्री की बात अगर हम छोड़ भी देते हैं, तो इकोनॉमिकली इट इज़ अ वेरी वाइबल सेक्टर। हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की, जिसमें हम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि 2022 की बात हो रही है। ये न्यू रूल आया है जो कि फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात करता है। 20% जो है LIC एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़। ठीक है, प्रेजेंटली फॉरेन इनफ्लो सीलिंग्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक इज 20% अंडर गवर्नमेंट अप्रूव रूट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, जिसके अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसोलिडेट किया था, अमेंडमेंट किए थे लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड फॉर मेंटेनेंस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मतलब जिसको हम फोरेक्स कहते हैं, उसको मेंटेनेंस के लिए, और उसमें जिस तरह से हमारा इन्वॉल्वमेंट है या फॉरेन एक्सचेंज की जो प्राइसिंग है या रेट है, उसके ऊपर आपको एक तरह का आप कह सकते हैं कि कंट्रोल रखने के लिए या उसको समझने के लिए इसको बनाया गया था, गठित कर दिया गया था। और लॉज जो है, इंटरनेशनल लॉज क्या है
फॉरेन एक्सचेंज के, उसके ऊपर काम किया गया था। लॉज रिलेटिंग जो कि फैसिलिटेशन के लिए था एक्सटर्नल ट्रेड के, उसके काम किया गया था। और ये देखा गया था कि भाई मेंटेनेंस अगर आप उसका कर सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है भारत का, उसके ऊपर काम किया। और बाद में 1999 में उसको एक्सचेंज कर दिया गया था, एक्सचेंज इन द सेंस उसको रिप्लेस कर दिया गया था फेरा के साथ। फेरा आपने नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत सारी जगहों पे आता भी है। ये आपको पूछा भी जा सकता है कि फेमा को बाद में कौन से एक्ट के साथ रिप्लेस किया गया था, तो वो था फेरा, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसको कहा जाता है, जो पूरे भारत में एक समान काम करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरा इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा किसमें, लेकिन शायद क्लैट में या किसी उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन कि फेमा को बाद में किससे रिप्लेस किया गया, तो ये तो फेरा था। ठीक है, तो ये आपको आंसर पता है इसका। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। हम आ जाते हैं ऑयल बॉन्ड्स पर। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जब बात हुई थी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनको बड़े आड़े हाथों लिया गया था, तो काफ़ी प्रेस में भी उनकी बड़ी निंदा हुई थी और काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म आया था जब प्राइसिंग एकदम ऑयल की बढ़ी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्राइसिंग कम नहीं कर सकते क्रूड ऑयल की, और हम किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकते। बाद में उन्होंने कर दी हालांकि, लेकिन ये पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, मार्च के टाइम पर उन्होंने कहा हमको ऑयल बॉन्ड्स के जो पैसे हैं वो भरने पड़ते हैं, जो कि प्रीवियस सरकारों के कारण हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने पूरा जो था वो प्रीवियस सरकारों को दे दिया था। अब ऑयल बॉन्ड क्या होता है, ये 2005 से 2010 तक अगर आप समझेंगे तो ऑयल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs को देती है इन ल्यू ऑफ कैश। मतलब वो क्या करते हैं, इन ल्यू ऑफ कैश दैट द गवर्नमेंट ओज देम। मतलब क्या होता है कि वो जो कैश उनको देना होता है गवर्नमेंट को, उनकी जगह वो ऑयल बॉन्ड्स उनको दे देती है। और 2005 से लेकर 2010 तक ये इशू ज़्यादा हुए थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, आप जब बात करते हैं कि फ्यूल प्राइसेस जब हाई होती है कंज्यूमर्स के लिए, तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है OMCs टू चार्ज कंज्यूमर लेस प्राइसेस एंड द बैलेंस इज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। और वो क्या कहती है कि भाई आप एक काम कीजिए, जब प्राइसिंग इतनी हाई है तो हम कंज्यूमर्स को या लोगों को इतनी हाई प्राइसिंग पे तो नहीं दे सकते, तो आप क्या कीजिए कि आप उनकी प्राइसिंग उनको कम कर दीजिए, और बाकी जो भी प्राइसिंग है, जो भी खर्चा है, वो सरकार बॉन्ड करेगी और आपको ऑयल बॉन्ड के थ्रू वो पैसा जो है वो चुका देगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट पेज इन कैश, इट वुड हैव टू टैक्स द सेम पीपल टू कलेक्ट द मनी टू पे। अब अगर इसमें कान आप इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात तो एक ही हो गई है ना, कि बात ये हो रही है कि आप ये समझ लीजिए कि भाई अगर गवर्नमेंट पे कर रही है एक्स्ट्रा मनी का और वो OMC से कह रही है कि आप प्राइसिंग जो है उतनी मत बढ़ाइए कंज्यूमर्स के ऊपर, हम आपको पे कर देंगे, तो वो पेमेंट निकालेगी कहाँ से सरकार? टैक्सेशन के थ्रू। टैक्स किसको लगाएगी? नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल पब्लिक को, आपके और मेरे जैसे। तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसमें एक और बात आ जाती है कि जब ये बात की गई थी तो इसके कारण अभी की जो सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हम चाहकर भी प्राइसिंग कम नहीं कर सकते थे, जिसपे बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें निर्मला सीतारमन जी को काफ़ी आड़े हाथों लिया गया था। ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि भाई वो जो पुरानी सरकार है, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है, उनके ऊपर पूरा का पूरा इसका उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया था कि उन्होंने इसके ऑयल बॉन्ड्स में जो थे वो पैसे दिए हैं और ऑयल बॉन्ड्स जो हैं वो किए हैं उनने, तो OMC के जो उनका आपस में जो तालमेल थी उसके कारण, और अब हम जो है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप समझ गए कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री कास्ट कंक्रीट पॉलिसी की। प्री कास्ट क्या होते हैं? चूँकि पहले से कास्टेड होते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे has made mandatory to use factory manufactured precast concrete element in project within 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ प्रीकास्ट फैक्ट्री। अब उन्होंने क्या किया है, पहले आपको मालूम है बहुत लंबा जो ब्रिज बनते थे या हाईवेज बनते थे या आपने देखे होंगे फ्लाईओवर्स बनते थे, तो बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन होता था। अब उन्होंने ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये जो चीज़ है ये मैंडेटरी कर दी है कि अगर 100 किलोमीटर की पेरिफेरी में अगर प्रीकास्ट फैक्ट्री है तो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो प्रीकास्ट बन के ही आएंगी और सिर्फ जिसको आप बोलते हैं असेंबली का काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब प्रीकास्ट कंक्रीट जो है फॉर्म ऑफ कंक्रीट दैट इज प्रिपेयर्ड कास्ट एंड क्योर्ड ऑफ साइट इन कंट्रोल्ड फैक्ट्री इन्वायरमेंट यूजिंग रीयूजेबल मोल्ड। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। इसको आप कह सकते हैं कि इसमें टाइम कम लगता है, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं, क्योरिंग हो चुकी है, उनकी कंक्रीट जो है वो सेट हो चुका है मोल्ड में, क्योरिंग हो चुकी है, पूरा प्रोसेस जो है उसका ख़त्म हो गया, आपको सिर्फ असेंबली का काम करना है। तो ये ज़्यादा टाइम इफेक्टिव भी है, फैक्ट्रीज जिसको जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बढ़ावा देगा, टाइम कंज्यूम भी कम करेगा, पैसा भी, लागत भी कम आएगी और सेफ्टी मैकेनिज्म भी इसके ज़्यादा कारगर होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भैया 100% आपको यही काम करना है।
अब इसमें अगर देख लेते हैं तो प्री कास्ट फैक्ट्री शैल बी सर्टिफाइड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब उसके उन्होंने वो बना दिए हैं, मानक तय कर दिए हैं कि प्री कास्ट फैक्ट्री ऐसा नहीं कि कोई भी खोल सकता है या गवर्नमेंट कहीं से भी ले सकती है, वो उसका मानक, जैसे आपको मालूम है एक्रेडिशन जो होते हैं वो लेना ज़रूरी होते हैं, तो उसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रेडिशन लेना ज़रूरी है, IIT से, या शैल हैव अ मिनिमम फैसिलिटी ऑफ फुली ऑटोमेटिक RMC, जो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट होती है उसकी बात हो रही है, उसके प्लांट की फॉर बेटर क्वालिटी। RMC का जो प्लांट है वो आपके पास रेडी होना चाहिए, या रेडी टू मिक्स, या रेडी टू जिसको आप बोलते हैं रेडी मिक्स कॉन्क्रीट जो प्लांट है वो होना चाहिए। मतलब आपको ये सीमेंट की अलग अलग फंक्शनैलिटी की बात हो रही है, 2 तरह के सीमेंट्स आते हैं उसमें से आप बात कर रहे हैं, तो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट जो है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बेनिफिट क्या होती है, ऑल वेदर एंड फास्ट कंस्ट्रक्शन है, किसी भी वेदर में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपको ऑन साइट सिर्फ असेंबली करनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एनहांस परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी है, कार्बन एमिशन जो है वो कंट्रोल करता है, प्राइस इफेक्टिव है, हर तरह से ही बेनिफिशियल है, हर तरह से विन विन सिचुएशन है। अब एक बात करने वाली हूँ मैं अनमैन्ड, ये मैं एक और बार आपसे कर चुकी हूँ, ये मैंने एक जब आपसे जब वीक एंड ब्रीफ हमने डिस्कस किया था तब मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अनमैन्ड हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये पहली इजराइल जो है पहली कंट्री बन गई है जो कि अलाउ कर रही है ड्रोन्स को सिविल एविएशन में, या सिविल आप कह सकते हैं सिविलियन एयर स्पेस को यूज़ करने के लिए, ठीक है, सिविल एविएशन नहीं, सिविलियन एयर स्पेस को यूज़ करने के लिए आप बात कर सकते हैं। अर्मीज स्टारलाइनर ड्रोन जो है वो फ्लाई कर सकता है सिविलियन एयर प्लेस में लाइक एनी अदर सिविलियन एयरप्लेन, मतलब जो भी सिविलियन एरिया में, मतलब सिर्फ डिफेंस का है, जुड़ा हुआ डिफेंस मैकेनिज्म से है, लेकिन ये सिविल एयरलाइन जो स्पेस है, जो सिविल एयरलाइन है उसकी तरह इसको ये इस्तेमाल कर सकता है सिविल एयर स्पेस को, और ये जो उड़ सकता है। और इसमें बात कर रहे हैं आप रेदर देन बी रिस्ट्रिक्टेड टू अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस, मतलब बाकी जो होते हैं ड्रोन्स वो अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस में होते हैं, पर ये नॉर्मली सिविल एरिया में या सिविल एयर स्पेस को यूज़ कर सकता है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें अनमैन्ड है, मतलब कोई आदमी जो है, कोई व्यक्ति नहीं है इसमें, ठीक है। इसको ये आप एबल टू पार्टिसिपेट बॉर्डर सिक्योरिटी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, ये है, मैंने वही कहा आपसे कि है ये डिफेंस से ही रिलेटेड, लेकिन इसकी जो एरिया है वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ठीक है। वो पार्ट ले सकता है सिक्योरिंग मास पब्लिक इवेंट्स में, परफॉर्म कर सकता है मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, कमर्शियल एविएशन, एनवायरमेंटल इंस्पेक्शन मिशन कर सकता है, और प्रिसिशन एग्रीकल्चरल वर्क भी कर सकता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकता है, लेकिन बनाया इसको इनिशियली जो है जब डिज़ाइन किया गया था तो उसको डिफेंस दिमाग में रख के ही डिज़ाइन किया गया था। बाद में इसको इस तरह की चीज़ें आपने कर दी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल यूसेज में भी यूज़ किया जा सकता है। अब IB मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है प्राइवेट TV न्यूज़ चैनल को, ये बहुत ज़रूरी काम था क्योंकि इन पे रेगुलेशन रखना बहुत ज़रूरी काम हो गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवाइज्ड प्राइवेट TV न्यूज़ चैनल्स अगेंस्ट मेकिंग फॉल्स क्लेम्स एंड यूजिंग स्कैंडलस हेडलाइंस, इसके ऊपर बात हो रही है। एडवाइजरी ने साइट किया है यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट हो एंड इंसिडेंट्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट दिल्ली इन पर्टिकुलर वेयर TV न्यूज़ एंड डिबेट्स हैव बीन फाउंड इन वायलेशन ऑफ प्रोग्राम कोड। इस पर कहा गया है कि भाई आपको थोड़ा सा जो है संयम बरतना होगा और थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो आप जो स्कैंडलस हेडलाइंस बनाने के लिए या TRP के लिए जो आप उल्टी सीधी हेडलाइंस करते हैं, या जिसको आप बोलते हैं मनगढ़ंत बातें बोल देते हैं, या कई बार आप उसको फॉर्ज भी कर देते हैं, या कई बार आप कहते हैं कि आप कुछ भी न्यूज़ जो है वो चला देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसका इफेक्ट क्या होगा पब्लिक पे, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। और फॉल्स क्लेम आप नहीं कर सकते, प्राइवेट चैनल्स को ये कहा गया है कि आप उसके लिए क्रेडिबल होंगे। और स्पेशली ये बोला गया है यूक्रेन रशियन वॉर को, ठीक है, उसके जो इंसिडेंसेस हैं उनको देख के कहा गया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जिस तरह की सिचुएशन है, जहाँ पे दिल्ली अभी आपको मालूम है ना कि अभी फिलहाल वो नुपुर सिंह को लेके कितना मामला जो है वो एकदम चल रहा है कि भाई नुपुर सिंह इनको वी आर अगेंस्ट हर, सपोर्ट हर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो है प्राइम टाइम पे उसको दिखा रहे हैं, तो उसको लेके भी आपत्ति जो है सरकार ने जताई है फिलहाल रिसेंटली, और पहले भी जताई थी क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो चल रहे थे, वायलेशन हो रहा था प्रोग्राम कोड का। Our government has called for adherence to the provision of Section 20 of the Cable Television Network Regulation Act 1995, including the program code. The act aimed at regulating content and operation of the cable network. This act regulates the haphazard growth of cable television networks. अब ये बात हो रही है कि भाई जो केबल टेलीविजन नेटवर्क्स हैं उनकी ग्रोथ जो हो रही है एकदम, जिसको आप कहते हैं ना मशरूमिंग टाइप की ग्रोथ है जो हो रही है, उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकें, उस पर जो चीज़ें टेलीकास्ट होती हैं उसको कंट्रोल कर सकें, जो चीज़ें आपको मालूम है इट इज़ नॉट गुड और इट इज़ नॉट राइट
फॉर पीपल टू नो इट इज़ नॉट राइट और इट इज़ नॉट सेट इन द राइट वे कि वो बाहर तक जाए, तो उसको कर्व करने की बात की जा रही है और बाकायदा एक्ट के थ्रू बात की जा रही है। इस पर एक अभी और थोड़ा सा एडवांसमेंट आया है कि उस पर किया जा रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी अ पीनलाइज्ड क्राइम, मतलब अगर आप ये करते हैं और अगर आप पाए जाते हैं दोषी तो ये पीनलाइज्ड क्राइम हो सकता है, आपके ऊपर सूट दायर हो सकता है, आपके ऊपर केस दायर हो सकता है, आपको खड़ा किया जा सकता है, आप पे जो कहते हैं चार्जेस लगाए हो सकते हैं और आपको उसकी भरपाई भी करनी हो सकती है। ये बात भी गवर्नमेंट ने अभी अभी बहुत कड़े शब्दों में बोली है। अब हम बात करते हैं ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। ट्राइलैटरल मतलब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म TDC फंड दैट वुड इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर्स विद स्टेट सपोर्ट फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द इंडो-पैसिफिक रीजन। इट्स क्लेम इज टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द चाइनीज डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल दैट हैज पुश्ड पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड टू डेट ट्रैप। अब इसमें आपको मालूम है इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। इसमें आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं UK इन्वॉल्व है, हम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि प्रोवाइड करना है ऑल्टरनेटिव चाइनीज़ डेवलपमेंट पार्टनरशिप को मॉडल जो कि पुश्ड पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड टू द डेट ट्रैप, और डेट ट्रैप तक निकालने की बात इसलिए की जा रही है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अभी चाइना के ऊपर हमने बहुत कड़ा रुख अपनाया हुआ है। और हमने इसलिए अपनाया हुआ है क्योंकि अभी हम, अगर आप मिलिट्री टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, मिलिट्री की अगर आप बात करते हैं, तो वी आर एट द स्टैंड ऑफ विद चाइना, और हमें अपने बाकी हाथ मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। हमें बाकी कंट्रीज़ के साथ अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा स्थापित करने की ज़रूरत है, हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम जापान के साथ भी बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में हमने जापान के साथ भी बहुत मसौदा किया है। क्वाड्स में अगर आप देखेंगे तो हमने 3 कंट्रीज़ और हैं जिसमें हमने उनके साथ भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की है। यहाँ पे हम ब्रिटेन के साथ लगे हुए हैं। रशिया के साथ अभी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, बिकॉज वो अपने फ्रंट पे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये बात हो रही है कि TDS फंड जो है, TDC फंड जो है, ये इन्वॉल्व करेगा प्राइवेट सेक्टर्स को भी। पहले प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं था विद स्टेट, पहले सिर्फ स्टेट का था, तो अब उनको प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके, ठीक है। अब इसमें इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की जब बात हुई तो UK विल प्रोवाइड टेम्पलेट टू यूज़ अ TDC फंड फॉर ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट, जिसमें आपकी जर्मनी, फ्रांस एंड EU मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अदर कंट्रीज़ प्रोजेक्ट जो है ट्राइलैटरल प्लान्स के साथ वो कौन कौन से हो गए? जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और अदर EU हो गया। इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू GIP विल बी चैनलाइज थ्रू द TDC फंड। हमारा जो है वो TDC फंड के थ्रू हम चैनलाइज करेंगे। Lata Dinanath Mangeshkar Award. Indian Prime Minister Narendra Modi gets first Lata Dinanath Mangeshkar Award in Mumbai. It will be given every year to the person for exemplary contribution towards nation building. लता दीनानाथ मंगेशकर। लता दीनानाथ मंगेशकर तो एक ऐसा नाम है जिसको किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जो मतलब कहा जाता है कि बड़ी खूबसूरत एक स्पीच थी जो कि दिलीप कुमार ने दी थी उनके ऊपर, और उन्होंने कहा था कि वो दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई मानती थी, और दिलीप कुमार ने उनके लिए कहा था कि बड़ा मेरे लिए मुश्किल काम है क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन का काम दिया गया है उस शख्सियत का कि जिसको या तो मेरी छोटी बहन है तो मैं सीधे से बोल दूँ कि आप भाई आ जाओ लता, स्टेज पे आ जाओ, या फिर एक इतनी बड़ी शख्सियत का कि जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं कर सकता कि उसकी जो पहचान है वो इतनी बड़ी है कि उसके बारे में कोई चीज़ बोलना कम हो जाएगा। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत वो स्पीच दी थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह एक खिलते हुए फूल की खुशबू का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, जिस तरह एक मासूम बच्चे की हंसी का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई नस्ल नहीं होती, जिस तरह पानी की बहती हुई नदियों का कोई घर नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, जैसे चलती हुई हवा का कोई दरवाज़ा नहीं होता, कोई बयार नहीं होती, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ है जो किसी भी उसमें बांधी नहीं जा सकती। ये मुझे याद है, मैंने बहुत पहले सुना था, काफ़ी छोटी थी मैं, लेकिन उसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। और काफ़ी बड़े, जब लता मंगेशकर के जब निधन हुआ तो आप कह सकते हैं कि आपको मालूम है कि नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की गई थी, मोस्ट राइटली भारत रत्न थी वो, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि वो शी वॉज नॉट ओनली द प्लेबैक सिंगर बट शी हैड सो मेनी थिंग्स टू हर क्लेम। इतनी सारी चीज़ें, इतने एग्जाम्पलरी
एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की थी कि उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, उनकी बराबरी करना इम्पॉसिबल है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर एक्सीलेंस की बात होगी तो लता मंगेशकर का अवार्ड जो है इस वजह से किसी भी व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको दिया जाएगा, क्योंकि लता मंगेशकर के बारे में ये बात कही जाती है कि भाई हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कही, और ये कहा जा सकता है कि बाहर जब जाते हैं मुल्क में तो लोग दो ही चीज़ों को पहचानते हैं भारत की, एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी, और इसी वजह से उनके नाम पे ये जो अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया है, उनके ऑनर में ये स्टार्ट किया गया है उनके निधन के बाद। और लता मंगेशकर का पहला जो ऑनर है, जो सबसे पहला जो ऑनर दिया गया है एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन के लिए, वो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और हर साल अब ये दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उम्दा या एग्जेम्पलरी काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर CDC की। कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमलगमेशन ऑफ CDC विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको CSIR बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR, इनके साथ अप्रूव कर दिया है अमलगमेशन उसका। ठीक है, अब CDC की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑफ DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था एक सोसाइटी के तौर पे, और अप्रूव किया गया था एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन इन 2004। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके? डेवलप करना कंसल्टेंसी प्रोफेशंसी या कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन द कंट्री। इसको 1942 में देखा जाए तो CSIR को इस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और उसमें आप बात कर सकते हैं जो नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है हमको। अब हम बात करने वाले हैं एकोप्रेन्योर्स की। एकोप्रेन्योर्स आप नाम से समझ गए होंगे कि ये अगेन क्या है, पोर्टमैंट्यू है। पोर्टमैंट्यू मैं अगेन बार बार आपको बता चुकी हूँ कि पोर्टमैंट्यू एक ऐसा शब्द होता है, दो शब्दों से मिला हुआ एक ऐसा शब्द जो कि एक उस पर फोकस करता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ ब्रेक्सिट का। ब्रेक्सिट मतलब क्या? ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम द EU, है ना। तो ब्रेक्सिट, या फिर आप बात कर सकते हैं ब्रांजलीना, अपन कहते हैं ना ब्रांजलीना, ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली, या फिर सफीना बोला जाता है, सैफ एंड करीना, तो वो जो होते हैं वो पोर्टमैंट्यू होते हैं। तो वैसे ही आप समझ पा रहे हैं कि इकोप्रेन्योर्स क्या बात हो रही है, इकोलॉजी और एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है, तो पहला स्टेट हो गया है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट ट्रेन लैक यूथ इन इकोप्रेन्योरशिप, मतलब आपको इकोलॉजी से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उस पर आपको प्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि यूथ पे फोकस करेगा। और उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बन गया है। उत्तराखंड जो कि भारत की वैसे भी देवभूमि कहलाती है। Ecopreneurs are the new class of entrepreneurs whose business conserve natural resources through low carbon nature based livelihood। जैसा मैंने कहा कि इकोलॉजी या आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप इसको मान सकते हैं एक काज, और इसमें आपको नेट कार्बन एमिशन को लो करने की बात की जा रही है। ये कोई भी ऐसा बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल जो कि इको फ्रेंडली होगा या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा या कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, उस पर फोकस है। इट इज़ अ बिजनेस प्रैक्टिस ड्रिवन नॉट जस्ट बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो बाय द कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। इसमें जैसे आपने ग्रीन बॉन्ड्स का भी हमने पढ़ा था, राइट। ग्रीन बॉन्ड्स आपको याद होंगे कि जब हमने पढ़ा था तो हमने वो भी बात की थी ना। तो इसी तरह का कुछ कंसेप्ट है ये इकोप्रेन्योर्स का कंसेप्ट है कि आपको जो बिजनेस मॉडल्स आप लाना चाह रहे हैं वो उसके ऊपर आप फोकस करें कि वो किस तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकते हैं, और उसके लिए आपको एज भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी, परीक्षण भी मिलेगा। ठीक है, वो ड्रिवन नॉट जस्ट बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो बाय कंसर्न फॉर एनवायरमेंट। इट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू लोकल टू कंजर्व देयर नेचुरल रिसोर्सेज, और ये इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम है। Reserve Bank of India releases its annual report on currency and finance for the financial year 21-22. The theme of the report is revive and reconstruct. This is very important. ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की जो रिलीज हुई है रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, उसमें इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? थीम थी रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को याद रखना, क्योंकि पोस्ट-19 कोविड-19 की रिकवरी की बात हो रही है, और उसके बाद बात हो रही है कि किस तरह आपको इकोनॉमी को दोबारा ना सिर्फ रिवाइव करना है बल्कि रिकंस्ट्रक्ट करना है।
इसमें बात हो रही है प्रोवाइड स्ट्रैटेजी फॉर मीडियम टर्म स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 6.5 to 8.5। की ऑब्जर्वेशंस क्या है? इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू टेक ओवर 12 years टू ओवरकम द कोविड-19 लॉसेस। मतलब सारी गवर्नमेंट ने अपने अपना आकलन किया है। भारतीय गवर्नमेंट ने जब इसका आकलन किया तो ये समझ में आया कि भाई तकरीबन हमें 12 साल का जो टाइम पीरियड है हमें वो लगेगा अगर हम इकोनॉमी को अपने वापस रीस्थापित करना चाहते हैं तो, अगर आप कह सकते हैं पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो, या रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आपको तकरीबन इतना समय लगेगा, ये हमारा एक आकलन है। और इसमें बात हो रही है कैपिटल इन्फ्यूजन हैज़ हेल्प्ड public sector banks improve their CRAR to 14.3% by December 2001 from 11.8% in March 2016। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हो गया है वो, लेकिन स्टिल अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत लंबा टाइम है, हमें जो वक्त लगेगा उसको ठीक करने में, रिकवर करने में। और अमाउंट रिकवर जो किया गया है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन के द्वारा, जो कि ARCs कहते हैं जिसको, वो डिप हुआ है रिसेंट ईयर्स में। रिसीव जो कि 49.1% पे पहुंच गया था, उससे वो नीचे आ गया है, डिप हो गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड डी ग्लोबलाइजेशन आर अदर की चैलेंजेस दैट द इकोनॉमी इज फेसिंग। आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग जो है वो सोर हुए हैं हर चीज़ के। जैसे आपने अगर मान लिया कि भाई ऑयल के ही प्राइसेस अगर सोर हुए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस सोर हुआ है, राइट। एक कमोडिटी का प्राइस सोर हुआ है, लेकिन उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का प्राइस बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्री का बढ़ेगा, जितनी चीज़ें उससे एक पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड हैं वो सबकी प्राइसिंग बढ़ेगी। और स्पेशली अगर कमोडिटी ऑयल जैसी हो, इतनी ऐसी कोई कमोडिटी हो जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट हो, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़ पर पड़ता है, और ना सिर्फ इंडिया पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो हमें कोविड-19 के साथ साथ ये चैलेंजेस भी साथ में लेके चलने हैं। मदर नेचर को लिविंग बीइंग का दर्जा दिया है सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, और उसको बहुत वेलकम्ड स्टेप माना जा रहा है। कई सारी संस्थानों ने, कई सारे जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको बहुत वेलकम स्टेप के तौर पे देखा है और कहा है कि ये बहुत अच्छा निर्णय जो है वो हाई कोर्ट ने लिया है। इसी तरह का एक निर्णय उत्तराखंड ने भी लिया था जब उन्होंने गंगा और यमुना नदी को कहा था कि भाई इनको इंसानों का दर्जा दिया जाए, ह्यूमन बींग्स का दर्जा दिया जाए। तो वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था, लेकिन इस स्टेप को अभी तक कोई बात नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की, और इसको काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि लीगल एंटिटी का होने का मतलब ये है, लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि वो बाकायदा अगर उसको कोई नुकसान पहुँचाएगा अगर कोई नुकसान पहुँचाएगा तो उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही एक्शन किया जाएगा जैसे किसी व्यक्ति का उसके जो राइट्स का जो हनन माना जाता है वो बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये बात का ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जो लीगल एंटिटी है वो अपनी तरह बरकरार रहे और कोई छेड़छाड़ या नुकसान जो है मदर नेचर को वो ना पहुंचाए, ठीक है। 2017 में जैसे मैंने कहा उत्तराखंड में दिया था, जो हाई कोर्ट थी उत्तराखंड की उसने दिया था, गंगा यमुना को उन्हें लीगल स्टेटस दिया था ह्यूमन बीइंग। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया था, लेकिन 2018 में उत्तराखंड ने फिर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया एंटायर एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग एवियन एंड एक्वेटिक एज लीगल एंटिटी। अब इसका वो फिर भी उसका जो थी वो ओवर रूल नहीं हुआ। द कोर्ट रूल मदर नेचर विल हैव राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ एंजॉयड बाय अ लिविंग पर्सन। जैसे मैंने बोल ही दिया कि बाकायदा उसके पूरे राइट्स एंड रेगुलेशंस होंगे और उसको ये देखा जाएगा कि भाई आप उसकी राइट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप उसको उसकी जो भी उसकी राइट्स हैं अगर उसका कोई हनन हो रहा है या कोई ब्रीच कर रहा है तो वो पीनलाइज्ड किया जाएगा, लीगल ऑफेंस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, एज अ लीगल एंटिटी या लीगल सिटीजन उसको तौर पे लिया जाएगा। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि नेचुरल एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, सो ऑफ राइट टू लिव इटसेल्फ, और उसको अपने आप में कहा गया कि भाई ठीक है ह्यूमन राइट्स का हिस्सा तो है ही, या ह्यूमन एनवायरनमेंट का तो हिस्सा है ही नेचर, लेकिन उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और उसको हम ख़राब नहीं कर सकते। वैन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी जिसको आप कहते हैं ना, जो अभी आप कह सकते हैं कि इट इज़ a very natural step and also considered to be a very क्रूशल नीड ऑफ एन आर कि हम नेचर को एज अ लाइफ एंटिटी कंसिडर करना चालू करें, क्योंकि जिस हिसाब से नेचर को हम बर्बाद करने पे तुले हुए हैं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन फ्यू ईयर्स टू इवन सर्वाइव, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज इन यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें हर चीज़ की बात हुई है कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, आप ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उसके अलावा एनवायरमेंटल जो लॉज हैं उनकी बात की गई, एक्ट्स की बात की गई, तो हर तरह से आपको उसको सेफ गार्ड करना है।
Ambiguity in defining as what constitute nature in absence of proper definition. In the court of law loco parentis, the human face will be required to represent nature, thus the issue of its funding and legality एंड इन्फोर्समेंट वुड अराइज। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि कोर्ट ऑफ लॉ में हर चीज़ जो है वो कायदे कानून पे बेस्ड है ना। हमने जैसे बोला है कि अंधा होता है कानून, उसको सबूत चाहिए होते हैं, वैसे ही उसको एक फेस चाहिए है। तो अब नेचर जो है वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता, बहुत ही वाइड टर्मिनोलॉजी है। तो उसको अगर आप इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो क्या आप नेचर मतलब क्या क्या कंसिडर करेंगे? आप नदी नाले को नेचर कंसिडर करते हैं, आप पौंड तालाब को नेचर कंसिडर करते हैं, आप पेड़ पौधों को नेचर कंसिडर करते हैं, एक पहाड़ पे कोई पेड़ जो लगे हैं उनको नेचर कंसिडर करते हैं, या कोई किसी गली मोहल्ले में कोई पेड़ लगे हैं आप उनको भी नेचर कंसिडर करते हैं। आप क्या करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन में एक जो कहते हैं ना आपकी थोड़ी सी अस्थिरता है कि आपको कन्फ्यूजन है या कन्फ्यूजन की असमंजस की जो स्थिति है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी जब आप उसको इन्फोर्स करने पे आएंगे। लॉ को बना तो दिया उनने, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस बिकॉज इट हैज़ नो ह्यूमन फेस, ठीक है, और इट मे क्लैश विद अदर राइट्स ग्रांटेड टू ह्यूमन, एग्जाम्पल राइट टू वाटर लैंड। मतलब इसमें और भी जो बाकी जो आप कह सकते हैं कि जो राइट्स इंसानों को दी गई हैं उसका भी हनन हो सकता है और उससे ये क्लैश हो सकती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हैं, या ऐसी स्फेयर या ऐसी स्पेस में आ सकती हैं जहाँ पे चीज़ें दिक्कत बढ़ा दें। इसी के साथ हम आ गए हैं एंड पे। हमने कर लिया है अपने अप्रैल के स्निपेट्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 1 और 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। दोनों काफ़ी लंबे हैं आई नो, लेकिन आप इसको पूरा सा रिवाइज कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सुन लेंगे तो आपको आगे चल के भी आसानी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट। अदरवाइज क्या होता है कि हम रातों रात अगर सोचें ना कि हम करंट अफेयर्स समझ लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप साथ साथ धीरे धीरे तैयारी करते चलेंगे तो इट इज़ वेरी गुड। नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अभी भी जो हमने डिस्कशन किया, हालांकि हमने बहुत ही ईजी वे में डिस्कशन किया है, कोई बहुत बड़े बड़े नोट्स हमको नहीं बनाने थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हमको नहीं जाना है, जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको डिस्कशन करने होते हैं होते हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, जैसे मेरा आई हैव अ बैड थ्रोट ऑल्सो, अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत आई है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू आवर वेबसाइट magnetbrains.com और उसमें आप जाएंगे तो हमारे जितने भी कोर्सेज हमारे चलते हैं वो आपको मालूम ना K-12 तक हमारे कोर्सेज चलते हैं, NTSC ओलंपियाड बहुत सारे हमारे कोर्सेज चलते हैं, तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं। और उसको अगर आप खोल के देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप ओलंपियाड्स अगर ओपन करेंगे तो ओलंपियाड्स में आप देखेंगे तो इस तरह से हमारे ओलंपियाड आपको चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा इंग्लिश ओलंपियाड है, मैथ्स है, साइंस है, जीके ओलंपियाड है। आप इसको ओपन करेंगे तो जीके ओलंपियाड में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी है आप उसको ओपन करिएगा, जैसे ये है जो करंट अफेयर्स में मिलेगा आपको, ठीक है, स्निपेट्स। करंट अफेयर्स में जाइएगा, ओपन कीजिएगा, पार्ट 1 अगर आप देखना चाहें तो ठीक है, पार्ट 2 देखना चाहें तो आपको एक बार में मैं नहीं कहूँगी कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत लंबे हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड। आपको जितना पार्ट देखना है आप उतना देखिए, देन यू कैन ऑलवेज नोट डाउन द टाइमिंग कि आपने कहाँ तक देखा, तो उसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यूट्यूब पे भी हमारा जो चैनल है उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है, कहीं कोई कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं है। पूरे जो अपडेट्स हैं वो आपको FB पे, इंस्टा पे, सब जगह मिल जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन अगर उसके बाद भी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ again the throat is very bad, I'm sorry for that, and I can sign off and you please study well and study well and yeah, study good. Thank you.